सुबह जब सिद्धार्थ की आंख खुली तो किरण उसके पहलू में बिखरी हुई लेटी थी। कलाई की कुछ चूड़ियां टूटकर बिस्तर पर बिखरी थीं। उसने रात 2 सालों से अपने अंदर जमा दहशत किरण पर उतारी थी, जो वो बिना विरोध के सह गई थी। अपना सर बेड से टिकाए सिद्धार्थ ने कुछ पल किरण को देखा था और फिर कंबल हटाता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। तैयार होकर कमरे से निकलने लगा कि कदम रुक गए। वापस ड्रेसिंग टेबल तक आया, दराज से मखमली डिब्बा निकालते किरण की तरफ आया और वो डिब्बा किरण के सिरहाने उछाल दिया। सिद्धार्थ के कमरे से निकलते ही किरण ने आंखें खोली थीं। वो सारी रात अपनी इज्जत नफ्स कुचले जाने पर रोती रही थी। सिद्धार्थ बहुत गुस्से से उसके करीब आया था, लेकिन किरण के लिए किसी मर्द के करीब आना पहली बार था, इसलिए सुहागरात के दर्द से गुजरना उसके लिए नेचुरल था। लेकिन उस दर्द में जो उसकी आंखों से आंसू छलके थे, उन आंसुओं पर सिद्धार्थ ने जो तंज के तीर कसे थे, उसे जख्मी करने के लिए काफ़ी थे। उसने जख्मी निगाहों से मुंह दिखाई के तोहफे को देखा और अगले ही पल उसे फर्श पर फेंक दिया। तुम चली गई मुस्कान, पर जाते जाते मोहब्बत के साथ मेरी इज्जत नफ्स भी छीन कर ले गई। समझ नहीं आता मैं क्यों तुम्हारे वापसी की दुआ करती हूँ। सिसक सिसक कर कहती वो बेड पर औंधे मुंह गिर गई। दिन एक बार फिर तेजी से गुजरने लगे। किरण की जिंदगी की बची कुची खुशियाँ भी ख़त्म हो चुकी थीं। शालिनी जी ने उसे समझाया था, औलाद के आने से सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो दिन भी आया जब किरण उम्मीद से हुई। सिद्धार्थ बहुत खुश था। ये खुशी उसके लिए ऐसे थी जैसे उसके जख्मी दिल पर हल्की सी फुहार पड़ गई हो। अब वो किरण का ध्यान रखने लगा था, लेकिन इसके बीच भी वो बार बार किरण को एहसास दिलाता कि वो मुस्कान से मोहब्बत करता था और उस पर दूसरी मोहब्बत हराम थी। किरण की प्रेगनेंसी देखकर उसने उससे बहस करना और उसे तकलीफ देना छोड़ दिया था, पर किरण से बिल्कुल बेपरवाह हो गया था। किरण ने भी खामोशी साध ली थी। ना उसने शालिनी जी को बताने की कोशिश की, न सिद्धार्थ को एहसास दिलाने की। सिद्धार्थ की मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ वीरान होती जा रही थी, बेजान होने के करीब थी। वो काम में बिजी थी जब नंदिनी जी की कॉल आई। मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? किरण ने नरमी से पूछा। शिवांश मुस्कान से मोहब्बत करता था क्या? नंदिनी जी के अचानक सवाल पर किरण चौंकी। बिल्कुल नहीं, भाई तो उसे सख्त नापसंद करते थे। किरण ने झट कहा। क्यों, सब ठीक है ना? किरण ने पूछा। मैंने कल शिवांश के फ़ोन पर मुस्कान की तस्वीर देखी है, नंदिनी जी ने परेशानी से कहा तो किरण की आंखें हैरत से फैल गईं। मम्मा, अगर आपको ऐसा भ्रम है तो आप भाई की शादी कर दें, किरण ने मशवरा दिया। नंदिनी जी उसके मशवरे पर गौर करने लगीं। शिवांश, नंदिनी जी ने कमरे में दाखिल होते उसे पुकारा, जो सूटकेस में अपने कपड़े रख रहा था। सवालिया निगाहों से माँ की ओर देखने लगा। तुम कहीं जा रहे हो? उन्होंने शिवांश को कपड़े पैक करते देखा तो पूछा। जी, 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं, शिवांश ने बिजी अंदाज में कहा। नंदिनी जी ने गहरी सांस लेते हुए शिवांश के हाथ पकड़ लिए। मैं पैक कर देती हूँ, तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। किरण की शादी हो गई है शिवांश, और कुछ महीनों में उसका बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? सिद्धार्थ ने मुस्कान के पीछे अपने 2 साल खराब किए तो समझ आता है कि वो मुस्कान से मोहब्बत करता था, पर तुम किस बात का गम मना रहे हो और कितनी उम्र निकालकर शादी करनी है? नंदिनी जी के पूछने पर शिवांश होंठ भींच गया। शादी इतनी ज़रूरी नहीं, वो छोटा सा जवाब देकर बोला। बहुत ज़रूरी है शिवांश, तुम फैसला कर लो, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना मैं तुम्हारे वापस आने के बाद तुम्हारी शादी कर दूंगी, क्योंकि रिश्ता मैं देख चुकी हूँ। उनके कहने पर शिवांश के चेहरे पर नापसंदगी फैल गई। मैंने आपको कब कहा कि मेरा रिश्ता देखें? मैं साफ शब्दों में बता दूं कि मैं किसी को पसंद करता हूं, बल्कि मोहब्बत करता हूं, और उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, वो जिद्दी अंदाज में बोला। कौन है जिससे तुम मोहब्बत करते हो? मुझे ज़रा उसका नाम बताओ, उन्होंने सख्ती से पूछा। नैना, नैना नाम है उसका, शिवांश ने धीरे से कहा। नंदिनी जी के चेहरे पर सुकून उतर आया। मैंने कल तुम्हारे स्क्रीन वॉलपेपर पर मुस्कान की तस्वीर देखी थी। मैं समझी कि तुम भी सिद्धार्थ की तरह उसकी मोहब्बत में बावले हो गए हो, नंदिनी जी ने तंजिया कहा। और उसकी तस्वीर तुम्हारे वॉलपेपर पर क्या कर रही है शिवांश? नंदिनी जी ने कड़े तेवरों से पूछा। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुस्कान को ढूंढने के लिए मुझे उसकी तस्वीर दिखानी पड़ती है, इसीलिए मैंने उसे वॉलपेपर पर लगाया हुआ है, ताकि मैं उसे भूलूँ ना और मुझे याद रहे कि मुझे मुस्कान को ढूंढना है, शिवांश कहते हुए उठकर खड़ा हुआ और अपना सूटकेस पैक करने लगा। नंदिनी जी कुछ पल शिवांश को घूरती रहीं, फिर पलट गईं, लेकिन जाते जाते बोली, शिवांश, अपनी नैना से बात करो,
उसे इसी हफ्ते शादी के लिए राजी कर लो, वरना खुद को तैयार रखना। तुम्हारे लौटने के तुरंत बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये कहते हुए नंदिनी जी कमरे से निकल गईं। शिवांश ने उनकी बात को अनसुना करते हुए अपना बैग पैक कर लिया और कमरे से बाहर निकला। इस वक्त तो वो फॉर्मल ड्रेस में था। उसके बाहर आते ही ड्राइवर ने बैग को गाड़ी में रखा। किरण, देखना, एक दिन तुम्हारे हिटलर भाई मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिस दिन मुझे मौका मिला ना, गुद्दी से पकड़कर उनकी जबान। और शिवांश को देखते ही उसने अपने मुंह पर जल्दी से हथेली रखी थी। मुस्कान के बारे में सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आई थी। हे भगवान, मैं सारी जिंदगी भी उसे ढूंढता रहूं तो कम होगा। अगर वो जिंदा है तो मुझे उससे मिला दे, और अगर वो मर चुकी है तो मुझे उसकी खबर मिल जाए। मैं कुछ दर्द और बर्दाश्त कर लूँगा, मगर मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। ये दुआ उसके दिल से निकली थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही वो अपने मैनेजर के साथ दिल्ली के लिए चल पड़ा। दिल्ली में उसे एएसपी फूड्स के साथ अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन करना था, जिसके हेड नरेंद्र मिश्रा थे। तुम ये सब कुछ इसलिए करती हो ना, ताकि मेरी अटेंशन पा सको? सिद्धार्थ बोला तो किरण की आंखों में आंसू आ गए। शालिनी जी ने कहा था, औलाद के बाद सिद्धार्थ ठीक हो जाएगा, मुस्कान को भूलकर उसकी तरफ खिंच जाएगा। अब उसकी प्रेगनेंसी को 7वां महीना चल रहा था और वो होने वाले बच्चे के लिए फिक्रमंद भी था, पर किरण की तरफ ध्यान नहीं देता था। मैं आपका ध्यान हासिल करने के लिए खुद को चोट क्यों पहुंचाऊंगी? वो रोते हुए अपने नाखून से निकलते खून को देखने लगी। क्योंकि तुम ऐसी ही हो। प्लीज मेरे सामने रोया मत करो, मुझे और गुस्सा आता है। बाहर जाओ कमरे से, सिद्धार्थ गुस्से से बोला तो किरण ने बर्दाश्त करते हुए होंठ भींच लिए। आप बहुत पछताएंगे सिद्धार्थ, जिस कंडीशन में आप मुझे दर्द दे रहे हैं ना। वो कहते कहते रुक गई। मैंने पहले ही कहा था मुझसे शादी मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। फिर तुम मुझसे शिकवा क्यों कर रही हो? सिद्धार्थ ने फौरन उसके दुखते जख्म पर हाथ रख दिया। आपके दिल में मेरी क्या किसी की भी जगह नहीं। आप तो शायद मुस्कान से भी मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि अपने दिल में मोहब्बत जैसा जज्बा रखने वाला इंसान दूसरों की राहों में कांटे नहीं बिछाता। किरण काटदार शब्दों में कहती ही कमरे से बाहर निकलने लगी, जब सिद्धार्थ गुस्से से खड़ा होकर उसके पास आया। उसका बाजू झटके से खींचते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, अपने मुंह से मुस्कान का नाम मत लिया करो। अब तक उसे लेकर जलन और चिढ़ रखती हो तुम। अगर आपसे मेरी शादी ना हुई होती तो शायद जलन और चिढ़ रख लेती, किरण ने रोते हुए गुस्से में कहा। पर आपसे शादी के बाद एहसास हुआ है कि मैं तो हीरा समझकर कांच के टुकड़े के पीछे भाग रही थी, जिसे सिर्फ जख्मी करना आता है। सिद्धार्थ का हाथ झटकती वो कमरे से बाहर निकल गई और सिद्धार्थ को पत्थर बना छोड़ गई। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगा। किरण कमरे से बाहर निकलती खुली हवा में आई, अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने अंदर पलती जान को महसूस किया और आंखें बंद कर लीं। न जाने इस बच्चे को भी इसका हक मिलेगा, या फिर मेरी मासूम औलाद भी सिद्धार्थ की जिद और नफरत की भेंट चढ़ जाएगी। हे भगवान, मुझसे गलती हुई कि मैंने सिद्धार्थ को मांगने की जगह मुस्कान को रास्ते से हटाने की दुआ मांगी। मुस्कान रास्ते से हट गई, पर मैं खाली हाथ रह गई। मैंने कभी सिद्धार्थ के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं मांगी। बस मेरे साथ एक चमत्कार कर दे, मेरी ज़िंदगी आसान कर दे। वो गहरी सांस भरती हुई भगवान जी को याद कर रही थी। शिवांश रात के समय दिल्ली पहुंचा था। सारी रात उसने काम करते हुए गुजारी थी। अगले दिन उसकी मीटिंग थी, जो काफ़ी कामयाब रही। उसने नरेंद्र मिश्रा को अपने दिल्ली ऑफिस में कॉफ़ी पर इनवाइट किया था, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार भी कर लिया था। शिवांश लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देख रहा था कि तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा। लगातार 3 मैसेज आए थे। उसने फ़ोन अनलॉक करके देखा, फिर मैसेज को नज़रअंदाज करते हुए वापस लैपटॉप पर झुककर मिस्टर नरेंद्र को उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगा, लेकिन स्क्रीन ऑफ करना भूल गया था। नरेंद्र मिश्रा की नज़र अनजाने में शिवांश के फ़ोन पर पड़ी। वो वापस लैपटॉप की तरफ देखने लगे, मगर उत्सुकता से मजबूर होकर शिवांश के फ़ोन की ओर भी देखने लगे। वॉलपेपर पर नजर आती तस्वीर को देखते हुए उन्होंने एक नज़र शिवांश की ओर डाली और फिर स्क्रीन की ओर। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। मिस्टर नरेंद्र की बात पर लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए शिवांश ने चौंक कर उन्हें देखा। सॉरी, शिवांश ने नासमझी से पूछा। आई सेड, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। उन्होंने अपने शब्द दोहराए। किस लड़की को? शिवांश का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र की निगाहों का इशारा उसके फ़ोन की तरफ था, जहां वॉलपेपर पर मुस्कान की तस्वीर लगी थी। आपके वॉलपेपर पर जो तस्वीर है उसी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सुकून से कहा। पल भर में शिवांश की हालत बिगड़ने लगी।
कहाँ देखा है? उसने घबरा कर पूछा। शायद अखबार में या किसी न्यूज़पेपर पर। उसने अपने अंदर उठते सवाल को दबाना चाहा। दिल शिद्दत से डर गया कि अगर मिस्टर नरेंद्र ने कह दिया कि उन्होंने उसे किसी न्यूज़पेपर या फिर किसी टीवी चैनल पर देखा है तो सारी उम्मीदें जो उसके अंदर जागी थीं पल भर में राख हो जाएंगी। नहीं, न्यूज़ वगैरह में नहीं देखा। मैंने कुछ महीने पहले इस लड़की को देखा था। यानी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं देखा है, पर कहाँ याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा तो शिवांश का दिल हथेली पर धड़कने लगा। उसने अपना फ़ोन खोला और गैलरी से मुस्कान की और तस्वीरें निकालकर मिस्टर नरेंद्र के सामने रख दी। प्लीज़ याद करें, गौर से देखें। कहाँ देखा है इसे? ये लड़की मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरी पूरी दुनिया है ये लड़की। प्लीज़ याद करने की कोशिश करें। शिवांश की बात पर मिस्टर नरेंद्र ने हैरत से उसे देखा। हमेशा अपने खोल में सिमट कर रहने वाला वो भरपूर नौजवान आज उनसे विनती कर रहा था। 1 मिनट मुझे गौर से देखने दो। उन्होंने कहते हुए शिवांश का फ़ोन उठाया और मुस्कान की तस्वीरों को आंखें छोटी करके ध्यान से देखने लगे। शिवांश अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बेचैनी से उन्हें देख रहा था। अचानक ही उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया था, क्योंकि उसकी धड़कन बहुत तेज़ी से गूंज रही थी। उसी वक्त तो मिस्टर नरेंद्र ने अपने चश्मे उतारे, पीछे हटे और खामोश निगाहों से शिवांश को देखने लगे। याद आया? शिवांश ने बेचैनी से पूछा। हाँ, उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। पर इससे पहले मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। इस तरह की लड़की को अपनी पूरी दुनिया मान लेना बेवकूफ़ी है। ये ऐसी लड़कियां होती हैं जो किसी की नहीं होती। इन्हें तो ये हुनर सिखाया जाता है कि सामने वाले को कैसे अपना दीवाना बनाया जाए। मेरा मशवरा है, जितनी जल्दी हो सके इसके जादू से बाहर आ जाओ। कुछ चीज़ें सिर्फ दिल बहलाने की हद तक ठीक होती हैं। इन्हें अपना सब कुछ मान लेना गलत है। वो शिवांश को समझाने वाले अंदाज में कह रहे थे, लेकिन शिवांश ने गिरेबान से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर एक और शब्द मुंह से निकाला। वो उनके पास दौड़ा और उन्हें कुर्सी से उठाकर ज़मीन पर धक्का दे दिया। चिल्लाहट सुनकर मैनेजर तुरंत दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया और उसने शिवांश को पीछे खींच लिया। मिस्टर नरेंद्र झट से उठकर अपने आप को संभालते हुए बुरी तरह गुस्से में थे। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे गाली दी, उन्होंने गुस्से से कहा। मैनेजर ने शिवांश को थामते हुए शांत करने की पूरी कोशिश की, जबकि मिस्टर नरेंद्र गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल गए। शिवांश ने गुस्से से पेपर्स उठाकर ज़मीन पर फेंक दिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बोलने की? वो गुस्से से चिल्लाया। मैनेजर ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे शिवांश झटके से पीछे फेंक गया। सर प्लीज़ रिलैक्स, मैं संभालता हूँ उन्हें, मैनेजर ने कहा और शिवांश को शांत करने की कोशिश की। सर खुद को शांत करें, मैं अभी उस नरेंद्र से बात करता हूँ, ये कहकर मैनेजर चला गया। कुछ देर के बाद जब मैनेजर वापस आया, सॉरी, डील्स कैंसिल करो, शिवांश ठंडे लहजे में गुर्राया और अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए। सर, आप पिछले 3 साल से मुस्कान मैडम को ढूंढ रहे हैं, मैनेजर ने अफसोस भरे स्वर में कहा। कि उन्हें मिस्टर नरेंद्र ने बताया है कि उन्होंने मुस्कान मैडम को किसी कोठे पर देखा है। शिवांश की आंखें भर आईं। वो मुट्ठियां कसकर बंद करके बैठा रहा, अंदर से बहुत बेचैन हो गया था। प्लीज़ सर, मैं मुस्कान मैडम के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह रहा, पर इन 3 सालों में उन्हें ढूंढते ढूंढते मेरा मकसद भी उन्हें ढूंढना बन गया है, उसने आंखों में थोड़ी विनती लिए कहा। मैनेजर ने डर के बावजूद शिवांश के सामने हाथ जोड़ दिए। आप गुस्से को कंट्रोल करके एक बार मिस्टर नरेंद्र से सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करें। शिवांश का दिल बैठ गया और वो सोफे पर बैठकर गहरी सांसें लेने लगा। नरेंद्र से मालूम करो कि उसने मुस्कान को कहाँ देखा था। 20 मिनट के बाद मैनेजर थके हारे कदमों से वापस लौटा था। सर, उन्होंने बताने से इनकार कर दिया है, कह रहे हैं आपने उन पर हाथ उठाया, उन्हें गाली दी। पहले आप उनसे माफ़ी मांगें, फिर वो आपको मुस्कान मैडम के बारे में बताएंगे। मैनेजर के कहने पर शिवांश फीका सा मुस्कुरा दिया। उनको बोलो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मुझे आज ही मुस्कान के बारे में जानना है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैनेजर चला गया। शिवांश दुआ कर रहा था कि मुलाकात आज ही हो जाए और उसकी दुआ स्वीकार हुई। उन्होंने आधे घंटे में शिवांश को अपने ऑफिस में बुलाया था। शिवांश मैनेजर के साथ मिस्टर नरेंद्र के ऑफिस गया। जो भी हुआ मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। आप चाहें तो बदले में मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, पर मुझे अभी ये जानना है कि आपने उसे कहाँ देखा था। शिवांश के कहने पर मिस्टर नरेंद्र ने गहरी नज़रों से उसे देखा। मैं बता दूंगा,
पर इससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें उस लड़की में दिलचस्पी क्या है। मैं तुमसे माफ़ी मंगवाने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलवाया। मैंने तो इस उत्सुकता में तुम्हें बुलवाया है कि उस लड़की में आखिर ऐसा क्या है जो तुमने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। मिस्टर नरेंद्र के पूछे जाने पर उसने अपनी मुट्ठियाँ जोर से खींची। जबकि मैनेजर ने उन्हें पीछे की सारी कहानी सुना दी तो वो अफसोस भरी नज़रों से शिवांश को देखने लगे। मुझे बहुत अफसोस है, उस लड़की के लिए भी और आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी। मैंने उस लड़की को दिल्ली के मशहूर कोठे पर जिस्म फरोशी करते देखा है। उनकी बात मानो बिजली की तरह शिवांश पर गिरी थी। शिवांश ने शिद्दत से अपनी आंखें बंद कर लीं। मिस्टर नरेंद्र की बात पर शिवांश की आंखों में खून छलकने लगा था। आई एम सॉरी शिवांश। उन्होंने शिवांश की हालत समझते हुए माफ़ी मांगी, लेकिन शिवांश का बर्दाश्त टूट गया था। आंसू टपककर शीशे जैसे साफ फर्श पर चमकने लगे। मिस्टर नरेंद्र अफसोस से सामने खड़े उस आलीशान से मर्द को देख रहे थे। शिवांश, बी ब्रेव यू, उन्होंने हौसला देना चाहा। शिवांश के मैनेजर ने भी चेहरा फेरते हुए अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए थे। मैनेजर ने भी इन 3 सालों में शिवांश की तड़प देखी थी। कैसे पल पल शिवांश मुस्कान के लिए तड़पता था, चुपके चुपके उसके लिए रोया करता था। कई बार मैनेजर ने शिवांश को अकेले में बैठकर रोते देखा था, और आज जब उसके मिलने की खबर मिली थी तो शिवांश की हालत का सोचकर मैनेजर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। क्या आप मुझे उस तक पहुंचा सकते हैं आज ही? आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, शिवांश ने कांपते शब्दों में कहा तो वो ना में सर हिलाने लगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें उस लड़की तक नहीं पहुंचा सकता शिवांश। तुम एक जानी मानी मशहूर हस्ती हो, सियासी दुनिया में तुम्हारा नाम है। वो लड़की तुम्हारे ख़ानदान से है, तुम न्यूज़ में उसकी तस्वीर भी दे चुके हो। उनको तुम्हारे आने की खबर भी हुई तो वो अंदर ही अंदर उस लड़की को गायब कर देंगे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा और तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। उनकी बात शिवांश ने समझते अपने आंसू साफ किए। फिर मुझे क्या करना चाहिए? शिवांश ने पूछा। तुम एक काम करो, अपना कोई काबिल भरोसेमंद बंदा जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो उसे कोठे पर भेजो, जो उस लड़की को पहचानता हो। एक बार जब कंफर्म हो जाए कि वो लड़की उसी कोठे पर है तो फ़ौरन कोठे पर रेड करो। तुम्हारे पास तो सियासी पावर है, बड़े बड़े अफसर घुटने टेक देंगे। उन्होंने उसे मशवरा दिया। शिवांश होंठ भींचकर सोचने लगा, फिर एकदम खड़ा हुआ। मेरे पास ऐसा शख्स है, पर मुझे आपकी भी मदद चाहिए। आप उसे उस कोठे पर लेकर जाएंगे और मुस्कान तक पहुंचाएंगे, प्लीज़। शिवांश की विनती करने पर वो उसकी बात मानते खड़े हुए। शिवांश के कंधे पर हाथ रख दिया। डोंट वरी शिवांश, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उनके कहने पर शिवांश ऑफिस से बाहर निकल गया। मेरी टिकट बुक करो, मैं आज ही मुंबई जाऊंगा। और मिस्टर नरेंद्र के साथ सिद्धार्थ जाएगा कोठे पर। तेजी से ऑफिस से बाहर निकलते वो गाड़ी में बैठा और मैनेजर भी ड्राइवर के साथ फर्स्ट सीट पर बैठा था। 2 घंटे के बाद ही वो लोग बाई प्लेन मुंबई पहुंचे थे। रात के 8 बज चुके थे। वो अपने घर की बजाय सिद्धार्थ के घर गया था। जल्दबाजी में घर के अंदर दाखिल हुआ। लॉन्ज में सब बैठे थे, उसकी बहन भी थी। सिद्धार्थ शालिनी जी की गोद में सर रखे नीचे जमीन पर बैठा था। भाई, किरण ने मुस्कुराकर उसे पुकारा। सिद्धार्थ और शालिनी जी ने भी पलटकर शिवांश को देखा था। आप तो दिल्ली से 1 हफ्ते बाद लौटने वाले थे ना? किरण ने खड़े होते हुए पूछा। तो शिवांश ने मुश्किल से किरण को बैठने का इशारा किया और सिद्धार्थ को इशारे से बाहर बुलाया और खुद बाहर निकल गया। सिद्धार्थ उसके पीछे आया। जी, क्या बात है शिवांश भाई? सिद्धार्थ ने पूछा। मुस्कान मिल गई है सिद्धार्थ, शिवांश ने कहा तो सिद्धार्थ को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। मुस्कान मिल गई? कहाँ है वो शिवांश भाई? मैं उसे दीवानों की तरह अब तक ढूंढता रहा हूँ। सिद्धार्थ की आंखों में खुशी के आंसू जगमगाए थे, लेकिन पीछे दीवार की ओट में खड़ी किरण अपना दिल थाम गई। उसे वापस लाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। शिवांश के कहने पर वो अगले ही पल शिवांश के साथ बाहर निकल गया। गाड़ी सीधा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी और रास्ते में शिवांश ने सिद्धार्थ को सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे वो सिद्धार्थ को सब बताता जा रहा था, सिद्धार्थ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ता जा रहा था। यानी मुस्कान, जिस्म फरोशी, इससे आगे वो पूछ नहीं सका। शिवांश ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। कुछ पल के लिए गाड़ी में दर्दनाक खामोशी छाई रही, जिसे सिद्धार्थ की आवाज़ ने तोड़ा। जो आप बता रहे हैं उसके बाद तो मुस्कान को कोई भी कबूल नहीं करेगा। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू निकले थे। उसकी बात पर शिवांश ने चौंक कर उसे देखा। कोई कबूल करे ना करे, तुम तो मोहब्बत करते हो ना उससे, तुम कबूल कर लोगे ना? शिवांश ने दिल पर पत्थर रखकर पूछा। वो जानता था सामने बैठा लड़का उसकी बहन का पति है,
पर उसने दिन रात सिद्धार्थ को मुस्कान के लिए तड़पते देखा था। सिद्धार्थ का हक था कि उसे उसकी मोहब्बत लौटाई जाती, पर उसे जोरदार झटका लगा जब सिद्धार्थ बिना कोई जवाब दिए खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगा। शिवांश ने मुश्किल से सब्र का घूंट पिया और खुद भी खिड़की से बाहर देखने लगा। वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे और रात 1:30 बजे वापस मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी थी। रात 5 बजे वो दोनों अलग अलग कमरों की बालकनी में खड़े थे। दोनों के दिल की हालत अलग थी। आज इतने दिनों के बाद शिवांश को अपने वजूद में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। एक बार मुस्कान उनके पास आ जाती तो सर पर लटकी डर की तलवार खत्म हो जाती। मुस्कान, तुम्हें इस मकाम तक जिसने भी पहुंचाया है ना, मैं उसके जिस्म से उसकी बोटी बोटी नोचकर अलग कर दूंगा, शिवांश खुद पर बर्दाश्त करते कह रहा था। जबकि उसी के बराबर वाले कमरे की बालकनी में खड़ा सिद्धार्थ उभरते हुए सूरज को देख रहा था। वो 3 सालों से लगातार मुस्कान को ढूंढ रहा था। दिल में उम्मीद का चिराग रोशन था, पर जब से शिवांश ने बताया था मुस्कान जिस्म फरोशी के अड्डे पर है, 3 साल से उसके दिल में जलता हुआ रोशन चिराग बुझ चुका था। दिन तेजी से गुजरा था। शाम होते ही शिवांश ने सिद्धार्थ को सब कुछ समझाकर मिस्टर नरेंद्र के साथ कोठे पर भेजा था और ख़ुद अपनी प्राइवेट टीम हायर की थी। कोठे पर रेड करने का वारंट वो पहले ही ले चुका था। इस काम में पुलिस को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि पुलिस के अंडर काम करने वाले कुछ लोग ऐसी जगह के कुत्ते होते थे। सिद्धार्थ मिस्टर नरेंद्र के साथ कोठे पर दाखिल हुआ तो दिल जोर से धड़क रहा था। हाथों में भी कपकपाहट थी, जबकि मिस्टर नरेंद्र मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। खुद को नॉर्मल करो, तुम्हारा रवैया दूसरों को शक में डाल देगा। मिस्टर नरेंद्र के कहने पर सिद्धार्थ ने खुद को नॉर्मल करना चाहा, पर नाकाम रहा। वो लोग अंदर गए तो एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। एक गंदी सी जगह जहाँ ढेर सारे लाइन में छोटे छोटे से कमरे बने हुए थे। एक बड़ा सा आंगन था जिसके बीच में तख्त रखे थे। हर तख्त के साथ हुक्का भी रखा था। सिद्धार्थ का दिल मतलाने लगा। मुझे उल्टी आ रही है, उसने घिन खाते हुए कहा। तो मिस्टर नरेंद्र ने उसे घूरा। तुम्हारी ये हरकतें काम खराब करेंगी, खुद को मजबूत बनाओ। उनके गुस्से से कहने पर सिद्धार्थ ने मुश्किल से अपने मुंह पर रुमाल रखते बर्दाश्त किया। कुछ अंदर बढ़े जहाँ से गुजरती 2 लड़कियाँ सिद्धार्थ से टकराईं। स्लीवलेस शर्ट पहने जाहिल, वो गुस्से से बड़बड़ाया। ओ साहब, बड़े दिनों बाद नजर आए। हम तो समझे थे अधेड़ उम्र में ही भगवान जी को प्यारे हो गए। कमरे से निकलती एक 31-32 साल की औरत मिस्टर नरेंद्र के सीने पर उंगली फिराते हुए एक अदा से बोली थी। वक्त बर्बाद न कर, तू जानती है मैं बिजनेसमैन बंदा हूँ, बस जल्दी जल्दी मेरा काम करवा दिया कर। मिस्टर नरेंद्र के कहने पर वो जोर से हंस पड़ी। हाँ हाँ, बहुत जल्दबाज हो, पर निराली के पहलू में तो 2-2 घंटे गुजारते थे। हाँ, उस औरत ने उसे छेड़ा। इससे पहले मिस्टर नरेंद्र कोई जवाब देते कि उस औरत की निगाह पीछे माथे पर बल डाले सिद्धार्थ पर पड़ी। ये हसीन मर्द कौन है? आंखों में हवस लिए उस औरत ने पूछा। ये नया है, पहली बार कोठे पर आया है, पर कोठे की हालत और माहौल देखकर इसे घिन आ रही है। कह रहा है बदबू आ रही है। मिस्टर नरेंद्र के बताने पर वो औरत जोर से हंस पड़ी और सिद्धार्थ के सामने आई। सिद्धार्थ ने एक कदम पीछे लिया। शुरू शुरू में सबको बदबू आती है बाबू, और गंदगी भी लगती है। फिर यहाँ आने वाला हर इंसान जानवर बनकर इस बदबू का आदी हो जाता है। वो औरत एक अदा से बोली। बकवास बंद कर, रानी बाई कहाँ है ये बता। मिस्टर नरेंद्र ने उसे सिद्धार्थ से पीछे किया तो वो मुंह बनाते गुस्से से एक कमरे की तरफ इशारा करने लगी। वो सिद्धार्थ के साथ उस कमरे की तरफ बढ़े। अंदर रानी, जो एक अधेड़ उम्र की औरत थी, ब्लाउज और पेटीकोट पहने बैठी थी। उसके पास खड़ी एक लड़की उसकी साड़ी की प्लेट बना रही थी और दूसरी उसके बाल। नरेंद्र को देखकर वो एकदम से चहक उठी। अरे, बड़े दिनों बाद तुम्हारे दीदार हुए। हाँ, बस काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री था, कुछ दिन पहले ही लौटा हूँ, तो सीधा यहाँ आया हूँ। अपने साथ अपने नए बिजनेस पार्टनर को भी लाया हूँ, उन्होंने कहते हुए सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मजबूरी में आया है? इसकी शक्ल तो देखो, रानी बाई ने मुंह बनाते कहा। इसकी शक्ल छोड़ो, पहली बार आया है इसलिए घबराया हुआ है। चलो ठीक है, थोड़ी ही देर में महफिल शुरू होने वाली है, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। रानी बाई, मैं महफिलों के मज़े बहुत लूट चुका, अब इस लड़के को दिलवाने लाया हूँ, इसे भी निराली से मिलवा दो। मिस्टर नरेंद्र के कहने पर रानी मुस्कुराई। निराली ही क्यों, नई लड़कियां भी आई हैं। निराली में अब वो मज़ा नहीं, पुरानी हो गई है। रानी बाई के कहने पर सिद्धार्थ के गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई। क्या वो दोनों मुस्कान के बारे में बात कर रहे थे? उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी बेशक मुस्कान कभी ना मिले, पर यहाँ जिस लड़की की बात हो रही थी वो मुस्कान ना हो। नहीं भाई, मैं तो यहाँ
निराली के लिए ही आया हूँ। तुम जानती हो मुझे कि मुझे निराली कितनी पसंद थी। वैसे तुम्हारी मर्जी है, अगर निराली अभी तैयार नहीं तो हम वापस चले जाते हैं। मिस्टर नरेंद्र खड़े होने लगे। रानी ने बैठने का इशारा किया। उसकी इतनी मजाल कि वो इनकार करे या तैयार ना हो। 5 मिनट रुको, मैं तैयार करवाती हूँ, रानी ने कहा और साड़ी का पल्लू सेट करके एक लड़की को इशारा किया। लड़की इशारा समझते ही कमरे से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ के कदम डगमगाने लगे तो वो मजबूरन नरेंद्र के बराबर बैठ गया। लेकिन रानी की नज़रें सिद्धार्थ पर अटकी हुई थीं। इसकी हरकतें कुछ गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही थीं। तुम परेशान मत हो सिद्धार्थ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। पहली बार है ना, तुम इसीलिए घबरा रहे हो, लेकिन बहुत सुकून मिलेगा। ये जगह में बड़ा सुकून है। नरेंद्र ने रानी के सामने सिद्धार्थ को समझाया तो रानी मुस्कुराने लगी। इतने में वो लड़की कमरे में वापस आई। तैयार कर दिया है निराली को। उस लड़की के कहने पर मिस्टर नरेंद्र ने सिद्धार्थ को खड़े होने का इशारा किया। ले जाओ, इन्हें निराली के कमरे में छोड़कर आओ। रानी के कहने पर वो लड़की सिद्धार्थ को साथ ले गई। गोल गोल रहदारियों से गुजरते वो लड़की एक दरवाजे के सामने रुकी। दरवाजे पर गहरे आतिशी रंग का पर्दा टंगा था। अंदर है निराली। वो लड़की पलटकर चली गई। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही दरवाजा बंद किया। बस भगवान जी, ये मुस्कान ना हो। जोर से आंखें मींचते वो पलटा और बेड की तरफ देखा तो एक दुबली पतली लड़की बेड पर निगाहें झुकाए बैठी थी। स्लीवलेस गहरे गले का चमकदार ब्लाउज पहने, जिसमें गर्दन का अगला हिस्सा और कमर का पिछला हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बाल कमर और कंधों पर बिखर रहे थे। नीचे पीले रंग का प्लाजो, होंठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, आंखें अंदर को धंसी हुई, रंग सांवला। अचानक ही सिद्धार्थ ने सुकून की गहरी सांस ली। वो मुस्कान नहीं थी, उसके होंठों पर धीमी मुस्कुराहट आई थी, क्योंकि मुस्कान तो एक अच्छी भरे भरे वजूद की सेहतमंद लड़की थी। बिना मेकअप के भी नज़र लग जाने की हद तक हसीन, भरे भरे गालों की मालिक। वो आंखें मूंदे हुए था जब बेड पर बैठी निराली ने गले से दुपट्टा उतारते बेड पर रखा था, जबकि सिद्धार्थ वापसी के लिए पलटा था, क्योंकि जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो चुका था। अब वो वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। लेकिन उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा कि तभी महसूस हुआ उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। क्या सेवा चाहिए साहब? धीमी आवाज़ में पूछा गया, और इस आवाज़ को वो हजारों में भी पहचान सकता था। मुस्कान। उसके होंठ कांपे थे। जो आंखें कुछ देर पहले सुकून से बंद हुई थीं, मन ही मन भगवान जी का धन्यवाद किया था, अब उन आंखों में आंसू भरने लगे थे। उसने पलटकर दोबारा उस लड़की को देखा, जो मुस्कान तो नहीं थी, पर उसकी आवाज़ मुस्कान जैसी क्यों थी। धीरे धीरे कदम चलता वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया था, ताकि चेहरा करीब से देख सके। आवाज़ का इत्तेफाक भी हो सकता था। उसने हाथ बढ़ाकर निगाह झुकाए बैठी नीलम का चेहरा ऊपर उठाना चाहा, लेकिन फिर फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे अगर उसे छुआ तो वो खुद भी गंदगी के ढेर का हिस्सा बन जाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद नीलम ने चेहरा उठाया था, और अगले पल उस लड़की की वीरान आंखों में पहचान की चमक उभरी थी। उसके होंठ बेआवाज़ फड़फड़ाने लगे। सिद्धार्थ। और नीलम के होंठों की हरकत ने इस बात पर मोहर लगा दी कि सामने बैठी निराली ही मुस्कान थी। मुस्कान। सिद्धार्थ की आंखें एकदम से लाल होने लगी थीं। वो नाव में सर हिलाता कदम पीछे लेने लगा और दरवाजे की तरफ बढ़ा था। बेड पर बैठी निराली के वजूद में अब और कोई हरकत नहीं हुई थी। वो बस पथराई आंखों से पीछे जाते सिद्धार्थ को देख रही थी, और अगले ही पल कमरे का दरवाजा खोलते सिद्धार्थ बाहर निकला था और फिर कोठे से बाहर निकलता चला गया। तेजी से आंसू गालों पर बह रहे थे। वो 2 बार रास्ता भी भटका था, लेकिन फिर सही रास्ता पाते बाहर की ओर भागा। उसे भागता देख लड़कियां हैरान हुई थीं। ये खबर फौरन रानी तक पहुंची थी। रानी के कमरे में बैठे मिस्टर नरेंद्र भी परेशानी से उठकर बाहर आए थे। अगले ही पल रानी की भवें तनी हुई थीं। निराली को गायब करो फौरन, और निराली के कपड़े पहनाकर उस कमरे में किसी और को बिठाओ। मामला गड़बड़ है, रानी गुस्से से बोली। 2 लड़कियां तेजी से उस कमरे की तरफ भागीं जिसमें निराली थी। नरेंद्र जी सिद्धार्थ के पीछे भागते हुए बाहर आए थे। सिद्धार्थ दीवार के साथ लगा उल्टी कर रहा था। वो परेशानी से उसकी पीठ थपकने लगे। फिर सिद्धार्थ को सहारा देते गाड़ी में बिठाया। उन्होंने पहली ही फुर्सत में शिवांश को कॉल लगाई थी, क्योंकि सिद्धार्थ काम बिगाड़ चुका था। वो मुस्कान ही थी। शिवांश ने गुस्से से सिद्धार्थ से पूछा, जो गाड़ी में बैठा अब बिलख बिलख कर रो रहा था। हाँ शिवांश भाई। वो मुस्कान थी। सिद्धार्थ के मुंह से निकलते ही शिवांश ने फौरन फ़ोन काटा था। वहाँ आम होलिये में
घूमते 12 ट्रेंड गार्ड और कुछ सीक्रेट पुलिस अफसर जिन्हें अभी अभी शामिल किया गया था, वो फौरन शिवांश का इशारा पाते ही कोठे में घुसे थे और रानीबाई की चीख पुकार के बावजूद भी पूरे कोठे में फैलते चले गए। और सबसे पहले निराली को उन लड़कियों से अलग किया गया था। रानी ने खुद ही आगे बढ़कर निराली को गार्ड के हवाले कर दिया और फिर कमीनगी से मुस्कुराई थी। मैंने कहा था शिवांश, खुद नहीं जा सकते वहाँ पर, किसी भरोसेमंद इंसान को भेजना। वो कोठा है ऐसा दलदल जहाँ अगर कोई फंस जाए तो आप जान की बाजी लगाकर भी उसे उस दलदल से निकाल नहीं सकते। मिस्टर नरेंद्र अफसोस से कहते बाहर निकल गए थे, जबकि शिवांश लड़खड़ाते कदमों से सिद्धार्थ के सामने बैठा था, जो जब से आया था सिर्फ रो रहा था। वो ठीक थी ना सिद्धार्थ? ये पूछते शिवांश की आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू निकलने लगे थे। हमारी मुस्कान ठीक थी ना सिद्धार्थ? जवाब न मिलने पर शिवांश इस बार जोर से चीखा था और सिद्धार्थ बस उसे खाली खाली आंखों से देख रहा था और फिर बहुत हिम्मत करके बोला था, वो अब हमारी मुस्कान नहीं रही, वो निराली है। निराली छोटे छोटे कपड़े पहनकर बैठी एक तवाइफ। सिद्धार्थ के शब्दों पर शिवांश पत्थर हो गया। पता है शिवांश भाई, वो क्या कह रही थी कि साहब क्या खिदमत चाहिए? सिद्धार्थ की आवाज़ लड़खड़ाई। 3 सालों से अपने कमरे में आने वाले हर मर्द से यही पूछती होगी, साहब क्या खिदमत करूं? ये बोलते सिद्धार्थ ने टेबल पर रखा गुलदान जमीन पर फेंका था, जबकि शिवांश का पूरा वजूद पत्थर हो गया था। पता है शिवांश भाई, वहाँ की एक औरत मिस्टर नरेंद्र से कह रही थी कि आपने तो उस निराली के साथ बहुत बहुत वक्त गुजारा है। शिवांश भाई, उस आदमी ने न जाने कितनी बार मुस्कान के साथ, कहते हुए वो चीख चीख कर रोने लगा। मैंने देखा है उसे, उसमें मुस्कान नहीं बची। वो जो वहाँ मौजूद है ना, वो मुस्कान हो सकती है पर मुस्कान नहीं। उसे वहीं रहने दें, वो हमारी मुस्कान नहीं रही अब। उसे वापस मत लाओ शिवांश भाई, वो अब हमारी मुस्कान नहीं रही। जमीन पर बैठते सिद्धार्थ रोते हुए बोला। शिवांश जलती आंखों से उसे देखने लगा। कुछ पल के बाद वो बहुत मुश्किल और हिम्मत से खड़ा हुआ था और दीवार का सहारा लेते कमरे से निकल गया। कांपते हाथों से मैनेजर को कॉल लगाई थी। सर, मैं भी आपको कॉल करने वाला था, पता नहीं क्यों ये लड़की मुस्कान मैडम नहीं लग रही। मैनेजर ने कुछ परेशान शब्दों में कहा। तस्वीर भेजो, शिवांश ने कहा। अगले ही पल व्हाट्सएप पर मैनेजर के नंबर से एक तस्वीर का नोटिफिकेशन आया था। कुछ पल तक शिवांश ने तस्वीर खोलने की हिम्मत न की, फिर तस्वीर खोलकर जैसे ही देखा आंखें पथरा गईं। ये मुस्कान नहीं थी। वो फौरन वापस कमरे में भागा था। तुम्हें पक्का यकीन है सिद्धार्थ कि वो मुस्कान ही थी? शिवांश के पूछने पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया। उसने मेरा नाम पुकारा था, सिद्धार्थ ने बताया। क्या इस लड़की से मिलकर आ रहे हो? शिवांश ने पूछते फ़ोन सिद्धार्थ के सामने किया। स्क्रीन पर जाहिर होती तस्वीर को देखकर सिद्धार्थ ने फौरन नाम में सर हिलाया। नहीं, कपड़े यही थे पर यह मुस्कान नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। शिवांश ने फौरन मैनेजर को कॉल लगाई। ये मुस्कान नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है। मुस्कान कोठे के अंदर ही मौजूद है, उसे छुपाया गया है। कोठे को फौरन सील करो, कोई अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। शिवांश गुस्से से दहाड़ा था। सर, रानी बाई को अरेस्ट कर लें? मैनेजर ने पूछा। रानी के साथ साथ कोठे पर मौजूद हर इंसान को अरेस्ट करो, हर लड़की, हर नौकर को। शिवांश के कहने पर मैनेजर ओके कहता फ़ोन काट गया। कुछ देर के बाद कोठे का हर इंसान शिवांश की बताई गई जगह पर था। रानी के अरेस्ट होते ही पुलिस वालों पर ऊपर से प्रेशर बढ़ने लगा था कि रानी बाई को छोड़ दिया जाए, पर बीच में शिवांश का नाम सुनते ही कोई बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रानी के साथ साथ उस कोठे पर काम करने वाली हर लड़की को एक प्राइवेट जगह पर लाया गया था, जहां अलग अलग छोटे छोटे कमरे थे। शिवांश सिंघानिया अपनी आस्तीनें चढ़ाते अंदर की ओर बढ़ा था। पूरा कोठा तलाशने के बावजूद मुस्कान कहीं नहीं मिली थी। अंदर कदम रखते ही उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिज गई थीं। रानी सामने ही अकड़ कर बैठी थी। इसके कोठे से आने वाली हर इंसान की चमड़ी उधेड़ दो, जब तक वो नहीं उगले कि मुस्कान कहाँ है। रानी को देखते शिवांश ने हुक्म दिया। रानी के माथे पर बल गहरा हुआ। वहां मौजूद 4 लेडीज कांस्टेबल दूसरे कमरे की ओर बढ़ी थीं, जहां कोठे की और औरतें थीं, और अगले ही पल उन औरतों के रोने और चीखने की आवाज़ें पल भर के लिए रानी को हिलाकर रख गईं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे, मेरी लड़कियों पर हाथ उठाकर। एक फ़ोन कॉल की देर है, तुम और तुम्हारे ये अफसर, रानी तड़क कर बोली, जब मुंह पर पड़ने वाले जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके होश उड़ाए थे। शिवांश सिंघानिया के हाथ से पड़ने वाला थप्पड़ रानी का होंठ फाड़ चुका था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अब तुम्हें एक फ़ोन कॉल की भी मोहलत मिलेगी?
ये कहते शिवांश ने अपना हाथ पीछे किया था तो मैनेजर ने एक नोकदार चाकू शिवांश के हाथ में रख दिया। मुस्कान को कहाँ छुपाया है? शिवांश ने खतरनाक शब्दों में पूछा। 3 साल का गुबार एक साथ बाहर निकल रहा था। मैं नहीं जानती, रानी ने साफ कहा। जब शिवांश ने रानी का हाथ टेबल पर रखते अगले ही पल नोकदार चाकू रानी के हाथ में घोंपा था। दिल खराज चीख कमरे में गूंज उठी। उसी पल एक लेडी पुलिस ऑफिसर कमरे में आई थी। रानी की बहन चंदा ने उगल दिया है कि मुस्कान वहाँ कोठे पर ही बेसमेंट में है, वहाँ छुपाया है उसे। हर तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई। शिवांश के भी कुछ पल के लिए खामोश हुआ था। रानी को अपनी मौत सर पर नाचती महसूस हुई। मुझे इसके जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं चाहिए, पर इसकी चीखें बाहर न जाएं। सबसे पहले इसकी जबान काटो, गुस्से से कहता शिवांश बाहर निकल गया। मैनेजर फौरन उसके पीछे लपका था। सर, आपका जाना ठीक नहीं है, वो गलत जगह है। अगर प्रेस वाले, मैनेजर परेशानी से कहता उसके पीछे चल रहा था। वहाँ मुस्कान है और जिस जगह पर वो हो सकती है वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। तभी तो महसूस कर सकूँगा ना कि उसने 3 साल उस नरक में क्या महसूस किया होगा। शिवांश बोला तो मैनेजर सर झुका गया। शिवांश के साथ वो भी गाड़ी में बैठा था। शिवांश बार बार अपने दिल को मसल रहा था। कोठे को सील कर दिया गया था। प्रेस वाले वहाँ पहले से मौजूद थे। शिवांश अंदर की तरफ बढ़ा था। साथ में कुछ क्राइम डिपार्टमेंट के लोग भी थे। चंदा की बताई गई जगह पर पहुंचते ही उन्होंने रानी का तख्त हटाया था और तख्त के नीचे पुराना मिट्टी से अटा सामान रखा था। मुझे तो यहाँ बेसमेंट नज़र नहीं आ रहा, मैनेजर ने परेशानी से कहा। पुलिस वाले बारीकी से कमरे का जायजा लेने लगे। इस पर शिवांश की निगाह दीवार के साथ लगी एक झाड़ी पर पड़ी। उसने आगे बढ़ते झाड़ी को हटाया तो एक खिड़की थी। वो सब फौरन चौकन्ना हुए और उसको खोलने की कोशिश करते खींचा तो अगले ही पल जमीन का वो हिस्सा छोटे से टैंक के ढक्कन की तरह जुदा हो गया। अंदर अंधेरा था। अंदर की घुटन महसूस करते शिवांश की हालत अजीब हुई थी। पहले 2 पुलिस वाले अंदर उतरे, फिर उनके पीछे शिवांश। अंदर एक छोटा सा बेसमेंट था जहां कोठे के दूसरे कमरे की खिड़की निकाली गई थी ताकि अंदर मौजूद लोग सांस ले सकें। बेसमेंट में 4 लड़कियां मौजूद थीं जो शिवांश और पुलिस वालों को देखते ही खड़ी हुई थीं। शिवांश आगे बढ़ा, चौथी लड़की के सामने खड़ा हुआ। वो लड़की जमीन पर सर घुटनों में दिए बैठी थी। शिवांश उसके सामने जमीन पर बैठ गया। मुस्कान, कांपते शब्दों में पुकारा तो मुस्कान ने सालों बाद एक जानी पहचानी आवाज़ पर और अपनी असली पहचान पर पुकारे जाने पर सर उठाया और उसके सर उठाते शिवांश का दिल जैसे धड़कना भूल गया। मुस्कान, धड़कते दिल से शिवांश ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे जिससे मोहब्बत की थी। ये मुस्कान वो मुस्कान नहीं थी। गर्दन और चेहरे की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। वो बहुत सूख चुकी थी। आंखों के पास काले गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। होंठों पर मिट्टी मिट्टी लिपस्टिक, काले से होंठ। पहले जो रंग चांदनी की तरह दमकता था उस पर जैसे धूल पड़ चुकी थी। उसके हल्के ब्राउन लंबे रेशमी बाल अब उजड़े उजड़े से थे। शिवांश की आंखें भीग गईं। अगर वो बिना पहचान के आम हालत में मुस्कान को देखता तो यकीनन नहीं पहचान पाता। मुस्कान, तुम, ये सब? उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। मुस्कान दीवार से लगी दूर सरकती चली गई। नहीं, मैं निराली हूँ, निराली हूँ मैं। मुस्कान की कांपती आवाज़ ने उसे पत्थर कर दिया था। मेरे साथ चलो। अगले पल शिवांश ने उसका हाथ पकड़ना चाहा जब वो हड़बड़ाकर पीछे हटी थी, जैसे शिवांश का स्पर्श उसके लिए अछूत हो। खुद को गंदा मत करें। मैं मुस्कान नहीं हूँ, निराली हूँ। मुस्कान तो मर चुकी है। शब्द नहीं, कोई जहर में डूबा तीर था। बेकार बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ चलो। मुस्कान, शिवांश ने नरमी से आगे बढ़ते उसका बाजू पकड़ना चाहा। जब मुस्कान और पीछे हट गई, जगह न मिलने पर दीवार से टकराई। शिवांश ने उसका बाजू पकड़ते उसे अपने साथ खींचा। जब वो जोर आजमाई करते शिवांश से बाजू छुड़ाते चिल्लाई, समझ में नहीं आ रहा? मुस्कान नहीं हूँ मैं, निराली हूँ। कहते हुए बेआवाज आंसू गालों से बहने लगे थे। मुस्कान, अब की बार शिवांश का अंदाज सख्त हुआ था। वो मुस्कान को काबू करना चाहता था पर मुस्कान गुस्से से भड़क उठी और शिवांश को खुद से पीछे करने लगी। नहीं हूँ मैं मुस्कान, जाओ यहाँ से। मैं निराली हूँ, एक जिस्म फरोश औरत। जाओ यहाँ से, मैं यहीं रहूँगी। वो दीवानों की तरह शिवांश को पीछे धकेल रही थी जब अचानक शिवांश का हाथ घूमा और मुस्कान लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। चेहरे पर हाथ रखे शिवांश को देखने लगी जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। थप्पड़ बहुत ज़्यादा तेज नहीं था पर सब कुछ साकित कर गया था। हर बार बहस करना जरूरी है? कभी तो मेरी बात मान लिया करो। दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा मुस्कान। शिवांश ने उसके दोनों बाजू थामते उसे सामने खड़ा किया। वो पथराई आंखों से शिवांश को देखे गई। तुम मुस्कान हो, हमारी मुस्कान।
शिवांश के कहने की देर थी कि वो अगले ही पल शिवांश के सीने से लगी और बुरी तरह रोने लगी। उसके कांपते हाथ शिवांश की शर्ट पकड़ते खुद को सहारा दे रहे थे। शिवांश, उसके मुंह से ये शब्द निकले थे और शिवांश ने जोर से आंखें बंद कर लीं। शिवांश, मैं मुस्कान हूँ, वो कहते रोने लगी। लेकिन अब मैं मुस्कान नहीं रही। बरसों की तकलीफ थी जो चीखों की सूरत में बाहर आ रही थी। वो रोते हुए चीख रही थी। शिवांश ने उसकी पीठ पर हाथ लपेटे उसे खुद में समेट लिया था कि तभी वो गिरने के करीब हुई और शिवांश के गले में आंसुओं का गोला अटक गया। मैं मौत से डर रही थी कि ये लोग मेरे जिस्म को कचरे में फेंक देंगे, मेरे वजूद को जानवर खा लेंगे। लेकिन अब मुझे कोई गम नहीं। अब आप आ गए हैं ना। मैं मर जाऊंगी तो मुझे ऐसे लावारिस नहीं फेंकेंगे, जानवरों का खाना मुझे नहीं बनाएंगे ना। मुझे भी इज्जत के साथ मेरा अंतिम संस्कार करेंगे ना। वो अजीब पागलपन के अंदाज में शिवांश से पूछने लगी। चाची बहुत याद करती हैं तुम्हें, अब भी तुम्हें उनसे मिलना है ना। शिवांश ने उसे पीछे करते हुए बहलाना चाहा, पर उसके चेहरे पर डर का अंधेरा फैल गया। वो नाव में सर हिलाने लगी। किसी से नहीं मिलना, या तो आप मुझे मार दें या यहीं छोड़ दें। मैं किसी से नहीं मिलूंगी। वो डरती हुई दीवानों की तरह पीछे होने लगी। अच्छा ठीक है, हम किसी से नहीं मिलेंगे, वादा, लेकिन मेरे साथ चलो। शिवांश ने उसे नरमी से डील करना चाहा। कहाँ? वो हैरत से पूछने लगी। बाहर पुलिस खड़ी है, ये कोठा बंद हो रहा है, यहाँ कोई नहीं है, साथ चलो मेरे। शिवांश ने नरमी से कहते हुए उसे अपने साथ बाहर खींचा। मुस्कान को लिए शिवांश बेसमेंट से बाहर आया। मैनेजर फौरन एक चादर लेकर आया था। शिवांश ने वो चादर मुस्कान के वजूद और चेहरे पर गिरा दी। उस चादर ने मुस्कान के जख्म और भी उधेड़ दिए थे। 3 साल पहले उसे सबसे ज़्यादा नफरत और चिढ़ इसी चादर से थी, और फिर इन 3 सालों में वो पल पल इस चादर के लिए तड़पती रही थी। कोई ऐसी चादर ढूंढती थी जिसके अंदर वो छुप जाए और कोई उसके वजूद को देख न सके। वो शिवांश के पीछे कदम लेती कोठे से बाहर निकली थी। प्रेस वाले एक बार फिर मक्खियों की तरह उनकी तरफ लपके थे। बाकी लड़कियों के चेहरे ढककर उन्हें पुलिस की वैन में बिठाया गया, जबकि मुस्कान के लिए शिवांश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मुस्कान को अपनी गाड़ी में बिठाते खुद वो मुस्कान के साथ बैठा था। ये न्यूज़ आग की तरह फैली थी। लोगों ने खुद ही बातों को जोड़ तोड़ किया था। कोठे से और लड़कियां भी बरामद की गई थीं जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उन्हें स्कूल से बाहर से उठाया गया था। अभी उन्हें इस गंदे दलदल में नहीं धकेला गया था और लड़कियों के घर वालों से कांटेक्ट किया जा रहा था। बाकी जो दूसरी लड़कियां पकड़ी गई थीं उनमें से 70% लड़कियां ज़बरदस्ती इस काम में लाई गई थीं। कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, लेकिन अब कोई भी वापस अपने घर जाने को राजी नहीं थी। शिवांश की गाड़ी पोर्च में रुकी। मुस्कान की तरफ का दरवाज़ा खोलते शिवांश ने मुस्कान को बाहर आने का इशारा किया और फिर मुस्कान को लिए अंदर आ गया। एक कमरे के बाहर रुकते हुए मुस्कान को अंदर जाने का इशारा किया। अंदर जाओ, अंदर तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान मौजूद है। तुम एकदम रिलैक्स होकर फ्रेश हो जाओ, तब तक खाना आ जाएगा। मुस्कान की तरफ देखने से बचते हुए उसने नरमी से कहा था। मुस्कान ने चादर हटाकर शिवांश को देखा और फिर खामोशी से कमरे में जाते दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे के अंदर दाखिल हुई तो लगा किसी नई दुनिया में आ गई हो। साफ सुथरा बड़ा सा कमरा, खुशबूदार कमरा। 3 साल से वो मुर्गी के डरबे जैसे छोटे छोटे कमरे में रह रही थी, जिसमें बैठना भी दूभर था। शायद उसके आने की खबर पहले से थी। बेड पर हल्के रंग का एक सूट रखा था। मुस्कान ने चादर उतार कर बेड पर रखी, ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। साल भर के बाद वो अपना चेहरा आईने में देख रही थी। कुछ पलों के लिए वो खुद भी समझ न पाई कि शीशे में उसी का अक्स था। वो ऐसी तो नहीं थी। आंसू आंखों से गिरने लगे। अपनी उभरी हड्डियों को छुआ उसी पल वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर निकला। वो घबराकर पलटी तो एक औरत थी। बेटा, मैंने बाथ टब में पानी भर दिया है, टेम्परेचर भी सेट कर दिया है, सब कुछ रेडी है, आप नहा लो। वो औरत मुस्कुराकर नरम लहजे में बोली। बेटा, आज ये शब्द भी उसे अनजान लग रहा था। मुस्कान खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती बाथ टब की तरफ बढ़ते हुए बाथ टब में बैठ गई। हल्का गर्म पानी वजूद पर लगा तो वजूद के जख्मों पर मिर्ची लगने लगी, लेकिन वो बर्दाश्त से आंखें नीचे बैठते हुए अपना सर बाथ टब के किनारे पर टिका गई। शरीर पानी में हल्का लगने लगा था। आंखों से आंसू निकलते बालों में कहीं खोने लगे और उसने आंखें बंद कर लीं। प्लीज़ रिया, तुम मुझे उदास कर रही हो। यार, शिवांश का तो दिमाग ख़राब है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो हल्दी की रस्म पूरी करते ही 2 बजे अपने कमरे में आ गई थी। अपना फूलों का जेवर उतारते वो बेड पर रखने लगी। जब मैसेंजर की मैसेज ट्यून बजी थी, उसने फ़ोन उठाकर देखा तो राहुल नाम की आईडी से एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज खोला तो एक पल लगा था पहचानने में। ये आईडी रिया की थी।
रिया पहले भी इस आईडी से मैसेज कर चुकी थी। खुश होते उसने फ़ौरन रिया को रिप्लाई किया, उसे मनाने की कोशिश की और बातों के बीच ये तय पाया गया कि वो कल सुबह रिया से मिलने आएगी। पर उसने तो रिया से लोकेशन पूछी ही नहीं। अभी वो सोच ही रही थी जब रिया ने एक लोकेशन मैसेज की। वो उस जगह को नहीं पहचानती थी, लेकिन एक गहरी सांस लेते उसने ओके का मैसेज किया। फिर जब तक मैसेज बंद हो चुका था, फिर मोबाइल एक तरफ रखते वो अपना जेवर उतारते बेड से खड़ी हुई थी। कपड़े बदलने के इरादे से वार्डरोब की तरफ बढ़ी कि उसी पल प्रिया जी दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। मुस्कान, कपड़े चेंज नहीं करना, बारात तक तुमने यही पहनना है, यह हमारे ख़ानदान की परंपरा है। क्या आंटी जी आप भी इस ख़ानदान की पुरानी परंपराओं को मानती हैं? ओ गॉड, अब तो ये पुरानी परंपराओं से निकल आए। ये नहीं करना, वो नहीं करना, कान पक गए हैं मेरे। मुस्कान, गलत बात है। हम लोग तुम्हारे भले के लिए तुम्हें ये बातें समझाते हैं और तुम हो कि ओके आंटी प्लीज़, अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करना। लेकिन अगले ही पल उसने खुद का मूड ठीक किया था, क्योंकि सिद्धार्थ ने कहा था कि उन लोगों से बहस नहीं करना। और हाँ, अब तुम छत या खुले आसमान तले भी बाहर नहीं जाओगी, यह भी बहुत बुरा समझा जाता है। प्रिया जी के कहने पर मुस्कान का मुंह बिगड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर खामोश हो गई। अगर वो बता देती कि उसे रिया से मिलने जाना है, तो वो यही रस्में सुनाती और उसे बिल्कुल इजाज़त न देती। तुम आराम करो, खाना खाकर सो जाना। अगर रात को जागोगी तो चेहरे पर रौनक ख़त्म हो जाएगी। प्रिया जी कहती कमरे से चली गईं। उसने प्लेट में रखे खाने को देखा तो उसकी भूख चमकने लगी। पेट भरकर खाना खाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। फ़ोन पर सिद्धार्थ की कॉल आने लगी, जिसे उसने बेदर्दी से काट दिया। आज नहीं मिस्टर सिद्धार्थ, आपको थोड़ा तड़पाना तो बनता है। अब तो डायरेक्ट बारात वाले दिन ही बात होगी। ये कहते उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। बाहर अभी भी लोगों की हंसी मजाक और गानों की आवाज़ें आ रही थीं। वो अपने फ्यूचर की खुशियाँ सोचती शर्माती हुई कब सोई उसे अंदाज़ा न हुआ। सुबह उसकी आंख 9 बजे खुली तो वो झट से उठ बैठी। उसे तो रिया से मिलने जाना था, वरना वो शादी में नहीं आती। मुंह धोकर मुस्कान कमरे से निकली तो घर में सन्नाटा था। खाली एक नौकरानी थी जो बिना आवाज़ के पोछा लगा रही थी। अब तक कोई उठा क्यों नहीं, उसने नौकरानी से पूछा। सुबह सब लोग 6 बजे अपने कमरों में गए हैं मैडम जी, दोपहर तक उठेंगे। नौकरानी के कहने पर उसने सुकून का सांस लिया और खुशी से अपने कमरे में चली गई। इसे कहते हैं अच्छी किस्मत। थैंक यू भगवान जी, आप बहुत अच्छे हैं। वो खुशी से अपने लिए कपड़े निकालने लगी। जब तक घर वाले उठेंगे मैं वापस भी आ चुकी होंगी। जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हुए उसने खुद को एक बड़ी सी चादर में छुपाया था और जल्दी से कैब बुक कर दी। कुछ मिनट के बाद ही कैब दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली, पर सामने कमरे से दरवाजे पर शिवांश को खड़ा देखकर पत्थर हो गई। ये हिटलर को सुकून क्यों नहीं, हर जगह मुझे बेसुकून करने हाजिर हो जाता है। वापस कमरे के अंदर आती वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। फिर बाहर झांक कर देखा तो शिवांश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। बात करते करते वो वापस कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो सुकून का सांस भरते उसने गहरी सांस ली और बाहर की तरफ भागी। मैडम जी, ड्राइवर तो अभी तक नहीं आया, चौकीदार ने उसे बताया। हाँ मालूम है, लेकिन मैंने कैब बुक कर ली है। दरवाज़ा खोलो। मुस्कान के कहने पर चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे से कुछ दूरी पर कैब खड़ी थी। मुस्कान कैब का दरवाज़ा खोलती अंदर बैठ गई। मुस्कान के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ड्राइवर बार बार बैक व्यू मिरर से मुस्कान को देख रहा था और मुस्कान के माथे पर बल पड़ने लगे। गलती हो गई, ड्राइवर के साथ ही आना चाहिए था। वो मुंह में बड़बड़ाई थी। भाई घूरना बंद करो वरना कंप्लेंट डाल दूंगी, वो गुस्से से बोली तो ड्राइवर हड़बड़ाया। मुस्कान ने मोबाइल पर वक्त देखते गुस्से से उसे सीट पर रखा और गहरी सांस ली। कुछ देर के बाद गाड़ी एक कच्ची बस्ती में रुकी थी। उसने ड्राइवर को ऑनलाइन पैसे सेंड किए और गाड़ी से उतरने लगी। जब कुछ जोर से पाँव में चुभा, फ़ोन वापस सीट पर रखते उसने नीचे झुककर देखा तो छोटा सा तिनका था। उसे पाँव से हटाते वो गाड़ी से उतर आई। ड्राइवर की निगाह व्यू मिरर से नजर आते मुस्कान के फ़ोन पर जमी थी। मुस्कान के नीचे उतरते ही उसने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। भगवान जी, ये रिया ने मुझे कहाँ बुला लिया। वीरान सी सुनसान बस्ती, कहीं कहीं नए मकान बने हुए थे, एक तरफ नाला खुला था। हे भगवान जी, ये वो रिया ही थी ना जिससे मैंने बात की थी। अचानक मुस्कान का दिल डर से सिमटने लगा। मैं वापस जा रही हूँ। भाड़ में गई रिया और रिया की नाराज़गी। उसके दिल में गलत गलत ख्याल आने लगे। ड्राइवर को फ़ोन करने के इरादे से फ़ोन का ख्याल आया, पर हाथ खाली थे। वाट, मेरा फ़ोन। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी, फिर जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। गाड़ी में भूल गई। कितनी बेकार की हरकतें करती हूँ मैं। ड्राइवर तो शक्ल से ही चोट लग रहा था। मुंह में बड़बड़ाते उसने नाखून दांतों में दबाए,
फिर कुछ सोचते हुए सामने एक छोटी सी परचून की दुकान की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर एक अधेड़ उम्र आदमी उसे दिलचस्पी से देख रहा था। ये सब ऐसी गंदी नज़रों से क्यों घूरते हैं, वो दिल में सोच कर रह गई। अंकल, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, आप कॉल करवा सकते हैं? मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया। उसके कहने पर उस आदमी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुंह में गुटखा भरा था। बैलेंस नहीं है, दुकानदार ने मुंह ऊंचा करके कहा तो वो घिन खाती मुंह फेर गई। उसके पास कैश रकम भी नहीं थी। अभी वो परेशानी से सोच रही थी जब एक टैक्सी आकर रुकी। मुस्कान ने नीचे झुककर देखा तो दिल में एक सुकून उतर गया। वो फौरन टैक्सी की दूसरी तरफ गई और दरवाज़ा खोलती अंदर बैठ गई। ओ गॉड रिया, तुम आ गई। मैं तो परेशान हो गई थी, वापस जाने वाली थी। उसके कहने पर रिया मुस्कुराई। तुम्हारा फ़ोन देना, कॉल करनी है मुझे। रिया ने अपना डेड फ़ोन दिखाते हुए कहा। मेरा फ़ोन तो कैब में रह गया यार, और वो मनहूस कैब ड्राइवर ने भी नहीं बताया। अगर पता होता ये इतना वीरान एरिया है तो मैं कभी नहीं आती, मुस्कान ने मुंह बनाते कहा। क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? रिया ने नाराज़गी से पूछा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो रिया, तुमसे ज़्यादा विश्वास मुझे किसी पर भी नहीं, वो बहुत ही यकीन से बोली थी। जब रिया ने ड्राइवर को नींबू पानी के ठेले पर टैक्सी रोकने को कहा। मुस्कान, नींबू पानी पियोगी? यहाँ का बहुत मज़े का होता है। रिया, नहीं, ये खुली चीज़ें बहुत अनहाइजीनिक होती हैं। तुम बस जल्दी से यहाँ से चलो, हम किसी अच्छे से कैफ़े में बैठेंगे। मुस्कान के कहने पर रिया ने ड्राइवर को 2 नींबू पानी लाने के लिए कह दिया। हाइजीन की बच्ची, पीकर तो देखो, एक बार फिर बोलना। रिया, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम टैक्सी में क्यों आई हो और यहाँ क्यों बुलाया है? रिया पर यकीन के बावजूद उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का संकेत दे रही थी। कुछ अंदर बहुत बुरी तरह खटक रहा था। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसीलिए आधे घंटे से टैक्सी ली, और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ ताकि अपनी एक दोस्त से तुम्हें मिलवा सकूँ। करीबी बस्ती में ही रहती है। शादी से पहले बहुत अच्छी थी, शादी के बाद उसका क्या हाल हो गया है, रिया ने जताया। जब ड्राइवर ने नींबू पानी के 2 गिलास रिया को दिए, रिया ने गिलास मुस्कान की तरफ बढ़ाया। प्लीज़ रिया, सिद्धार्थ बहुत अच्छा है। तुम अगर उसकी मोहब्बत देख लो ना तो तुम्हें मेरी किस्मत पर जलन होने लगेगी। मुस्कान की बात पर वो उसे देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए पानी पी रही थी। हाँ, जलन तो उससे होती थी, सच में, मुस्कान के हुस्न पर। हाँ यार, वाकई बहुत अच्छा है। मुस्कान ने देखते देखते पूरा गिलास पी लिया। अभी गिलास ड्राइवर की तरफ बढ़ाया ही था कि आंखें धुंधलाने लगीं। रिया, उसने रिया को पुकारा। अपना हाथ रिया के कंधे पर मारा, जो सुकून से मुस्कुरा रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। कुछ पल के बाद मुस्कान बेहोश होती गाड़ी की खिड़की से टिक चुकी थी और रिया के चेहरे पर एक सुकून भरी लहर उतर गई। आगे बढ़ते उसने मुस्कान के गले से नाजुक सी सोने की चैन उतारी, उसकी उंगलियों से सोने की अंगूठियां उतारी और झुमके उतारकर पर्स में रखे। टैक्सी बिल्डिंग मटेरियल बनाने के ठेके के सामने रुका। ये काफ़ी सुनसान इलाका था, सिर्फ मजदूर मजदूरी कर रहे थे। सर पर तमचा डाले एक आदमी आ गया। टैक्सी का दरवाज़ा खुला। रिया ने बाहर निकलते मुस्कान को सहारा दिया और गोदाम के अंदर चले गए। गोदाम के अंदर 2 आदमी थे। मनोहर के इशारे पर दोनों आदमियों ने मुस्कान को सरियों से भरे ट्रक में एक तरफ सावधानी से लिटाया। अरे, होश तो नहीं आएगा ना इसे? मनोहर ने पूछा। 12 घंटे से पहले इसे होश नहीं आएगा। और हाँ, मैं गंगाबाई को बता चुकी हूँ, ये लड़की अनटच है। अगर पिछली बार की तरह तुमने या तुम्हारे आदमियों ने इसे छुआ भी तो तुम अच्छे से जानते हो गंगाबाई तुम्हारे साथ क्या करेगी। रिया के कहने पर मनोहर ने उसे घूरते हुए एक नौकर को इशारा किया। नौकर ने नोटों का बड़ा सा बंडल लाकर मनोहर को दिया। पूरे 6 लाख हैं। दिन ब दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है। मनोहर के कहने पर रिया के माथे पर बल पड़े। 5 लाख तो मुझे ये लड़की खुद दे देती। मेरी 10 लाख में बात हुई थी गंगाबाई से। शराफत से मेरी पूरी रकम दो, वरना। रिया गुस्से से भड़की। वरना क्या? मनोहर दिलचस्पी से पूछने लगा। मैं इसे वापस ले जा रही हूँ और आइंदा कोई लड़की नहीं मिलेगी। ये कहते रिया आगे की ओर बढ़ी, जब मनोहर ने पीछे से उसे खींचा था। तुम जानती हो, एक बार कोई लड़की हमारे पास आ जाए तो वापसी का रास्ता नहीं। अगर ज़्यादा चूँ चाँ की तो इसके साथ तुझे भी धंधे पर लगा देंगे। 3 लाख और दे रहा हूँ, इसके अलावा फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मनोहर ने कहते 3 लाख और रिया के आगे रखे। तुझे तो मैं देख लूँगी, गुस्से से कहती रिया पैसे उठाती वापस टैक्सी में बैठ गई। उसने टैक्सी में वापस बैठकर अपने कपड़े बदल लिए और एक ट्रैक सूट पहना था, जो वो पार्क जाते हुए पहनती थी। वो रोज़ घर से कुछ फासले पर बने उस छोटे से पार्क में जाती थी, जहाँ उसकी खुशकिस्मती थी कि कैमरे नहीं लगे थे। टैक्सी उस पार्क से थोड़े फासले पर रुकी थी। वो पार्क में आते अपना बैग एक तरफ रखती जॉगिंग करने लगी और फिर पार्क में आने वाले 1-2 लोगों से मिली, ताकि जब जांच पड़ताल हो तो उस पार्क में आने वाले लोग गवाही दे दें
कि वो मुस्कान के गायब होने के वक्त पार्क में थी। एक चक्कर काटने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई और फिक्स उसी वक्त अपने घर के अंदर दाखिल हुई जब वो रोज आती थी। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी वीरान सड़क पर छोड़ दी। एक चोरी हुई टैक्सी जिसे पुलिस तलाश कर रही थी वो उनकी वारदात का हिस्सा बन चुकी थी। तुम में से कोई उस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा, आगे से बहुत सख्ती है, मनोहर भट्टी ने कहते किसी को कॉल लगाई थी। लड़की आ गई है, आ जाओ। मनोहर भट्टी के फ़ोन करने के आधे घंटे में लोड करने वाली गाड़ी आ चुकी थी और सामान लोड करने लगी। उसी सामान के दौरान सफ़ेद कपड़ों में लिपटी मुस्कान को माल के पीछे कुछ इस तरह लिटाया गया कि सांस भी ना रुके और वो किसी को दिखे भी ना। ये काम बहुत ही सफाई से किया जा रहा था, जैसे उनका ये रोज़ का काम हो। रिया जैसी 13 लड़कियां और 4 लड़के ये काम करते थे। हर महीने 2 से 3 लड़कियां उनके पास आती थीं। गाड़ी वहां से सामान लेकर बाहर निकली। शहर की बड़ी और सबसे ज़्यादा रश वाले रोड पर होती हुई ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी और दोपहर 3 बजे एक कंस्ट्रक्शन एरिया में रुकी। वहां पर एक चारपाई पर बैठे ठेकेदार ने अपने मजदूरों को बुलाया था और मजदूर शायद पहले से इस काम में परिपक्व थे। वो समझ चुके थे। गाड़ी से सामान नीचे उतारते अंदर ले आए। अभी चेक कर लो, लड़की जिंदा है और सांस भी चल रही है। पिछली बार तुम लोगों ने लड़की मार दी थी और इल्जाम मुझ पर लगाया था कि सामान में दबाकर मार दिया। मनोहर के कहने पर ठेकेदार ने मुस्कान की सांस चेक की और ओके का इशारा कर दिया। गाड़ी जैसे आई थी वैसे ही पलट गई। 4 बजे के करीब जब सब मजदूर चाय पीने लगे तो मुस्कान को असल अड्डे पर पहुंचा दिया गया। गंगाबाई, इस बार तो रिया ने हम लोगों को मरवा दिया। गंगाबाई जो हर एंगल से मुस्कान की खूबसूरती जांच रही थी, कुंदन के अंदर आने पर गुस्से से उसे घूरने लगी। क्या बकवास कर रहा है, इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार दी है रिया ने। मेरा तो दिल कर रहा है उसे इनाम दूं। गंगाबाई ने खुश होते हुए कहा। अरे गंगाबाई, जरा इस खूबसूरत लड़की का नाम भी पूछो, इससे किसी काम नहीं आएगी अब ये हसीन लड़की तुम्हारे। कुंदन गुस्से से बोला तो गंगाबाई ना समझी से उसे देखने लगी। जानती भी हो ये लड़की कौन है? इस लड़की का नाम सिंघानिया खानदान से जुड़ा है। शिवांश सिंघानिया को तो जानती हो ना, जो पुलिस तुम्हारे टुकड़ों पर नाचती है। वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी। पूरी पुलिस फोर्स इस लड़की को ढूंढ रही है। कुंदन के बताने पर गंगाबाई के चेहरे पर एक रंग आया था। अब क्या करना है? इसे यहाँ मैं वैसे भी नहीं रखूंगी, मैं इसे बाहर देश भेजने वाली हूँ। गंगाबाई ने गहरी नज़र से मुस्कान को देखा। लेकिन 1 महीने से पहले शिपमेंट नहीं जाएगी, तब तक इस लड़की का क्या करोगी? कुंदन के पूछने पर गंगाबाई ने उसे बाहर जाने का इशारा किया और खुद भी कुछ पल के बाद बाहर निकल गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुस्कान को होश आया था। उठने के साथ उसने अपना सर थामना चाहा पर हाथ बंधे हुए थे। पाँव हिलाने चाहे तो अंदाजा हुआ पाँव भी बंधे हुए हैं। हे भगवान, डर से उसकी जान निकलने लगी। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक रोशनदान था जिससे पीले रंग की रोशनी अंदर आ रही थी। कोई है? कोई मेरी मदद करो, कोई बचाओ, कोई है? वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। डर से दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मुझे बचाओ कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रानीबाई कमरे के अंदर आई। कमरे की लाइट जलाई। उसके पीछे ही कुंदन भी था। कौन हो तुम लोग और मैं कहाँ हूँ? मुस्कान ने डरते हुए पूछा। गंगाबाई मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक जगह हो तुम और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम जहाँ हो वहाँ खूबसूरती की कदर की जाती है, कीमत लगाई जाती है, गंगाबाई ने ठंडे शब्दों में कहा। आज वो रिया से बहुत खुश थीं। कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? रिया कहाँ है? मुस्कान ने रोते हुए पूछा। तुम इस वक्त तो मेरे पास हो। रिया कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। रिया का काम सिर्फ तुम्हें मेरे तक पहुँचाना था और वो उसने कर दिया। गंगाबाई की बात पर मुस्कान का पूरा वजूद पत्थर हुआ। मतलब? मुस्कान ने थूक निगलते पूछा। मतलब ये कि रिया ने तुम्हें बेच दिया है और अब तुम मेरे कोठे पर हो। फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा अगर तुम हमारी बात मानोगी, लेकिन अगर जरा भी चूं चां की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। गंगाबाई ने उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। हाथ पांव खोलो इसके। गंगाबाई के कहने पर कुंदन ने आगे बढ़ते मुस्कान के हाथ पांव खोले। हाथ पांव खोलते ही कुंदन मुस्कान के हाथ पैरों को छूने लगा और मुस्कान के पूरे वजूद में ठंडी लहर दौड़ गई। हाथ पांव खुलते ही गंगाबाई को धक्का देते वो कमरे के दरवाजे की ओर भागी थी, पर अगले ही पल कुंदन ने उसके बाल पकड़कर वापस खींचा। मुझे यहाँ से जाने दो, तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मुस्कान चिल्लाई। तुम चाहे कोई भी हो, अपनी हर पहचान को भूल जाओ और हमें भी नहीं जानना कि तुम कौन हो, और आज से तुम भी भूल जाओ कि तुम कौन हो। मेरी प्यारी निराली, गंगाबाई ने उसे नया नाम दिया था। बकवास बंद करो। मुस्कान हूँ मैं, निराली नहीं। मुस्कान नाम है मेरा।
ये कहते उसने गंगाबाई का हाथ बुरी तरह से झटका और अगले ही पल गंगाबाई ने पूरी ताकत से मुस्कान के मुंह पर थप्पड़ मारा कि 2 पल के लिए मुस्कान का दिमाग पूरी तरह चकराया। मैंने कहा ना कि मैं ज़्यादा नरमी से पेश नहीं आ सकती। मेरे साथ सही से रहोगी तो नरमी से रहूंगी, लेकिन अगर कोई भी बहस की तो बहुत बुरा हाल करूंगी। तुम सिर्फ एक दिन इंतजार करो, तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। शिवांश सिंघानिया को नहीं जानती, वो मेरे पीछे जरूर आएगा और उसके एक इशारे पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुस्कान के दावे पर गंगाबाई ने मुस्कुराते अचानक उसके बाल मुट्ठी में दबोचे और ठंडी दीवार पर उसका सर दे मारा। मुस्कान के गले से एक चीख निकली थी, बाहर आओ कुंदन। मुस्कान के सर पकड़कर तड़पते वजूद को देखते गंगाबाई कमरे से बाहर निकल गई। एक बार फिर कमरे में खामोशी थी, सिवाय मुस्कान की सिसकियों के। उसके पास कुछ भी नहीं था। अब उसे अपने साय से भी डर लग रहा था। वो रात मुस्कान ने डर से कोने में सिमट कर गुजारी थी। बहुत बड़ी समस्या हो गई है गंगाबाई। कुंदन दौड़ता हुआ आया था। गंगाबाई ने मोबाइल से नजर उठाकर उसे देखा। इंस्पेक्टर ने खबर दी है कि अभी कुछ देर में तमाम कोठों पर रेड पड़ने वाली है। कुंदन के बताने पर गंगाबाई के माथे पर बल पड़े थे। गंगाबाई तुरंत बोली, उस लड़की को गायब करो वरना सब खत्म हो जाएगा। शिवांश सिंघानिया कोई छोटा आदमी नहीं है जिसे रास्ते से हटा सकें। कुंदन बात को समझते जल्दी से वहां से भागा था। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। मुस्कान एक कोने में सिमट कर बैठी थी। कुंदन ने आगे बढ़ते उसे बाजू से खींचा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ दो मुझे, रोते हुए चिल्लाई। पर कुंदन ने उसकी एक न सुनी। वो उसे एक ड्रम के पास ले गया। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ड्रम खाली था। कुंदन के इशारे पर 2 मर्द अंदर आए। उन्होंने मुस्कान को एक इंजेक्शन लगा दिया और उसे ड्रम में बंद कर दिया। ड्रम के निचले हिस्से में मुस्कान थी और ड्रम के आधे हिस्से में एक रबड़ की प्लेट लगाकर जाम कर दिया गया था और उसके ऊपर पानी भर दिया गया। निचले हिस्से में छोटे छोटे सुराख थे अंदर ऑक्सीजन जाने के लिए। 2 घंटे के बाद ही रेड हुई। बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर रेड करने आया था। हर चीज को बजा बजा कर देखा गया। फिर आखिर में एक इंस्पेक्टर किचन में उस ड्रम के पास आया था, लेकिन ड्रम में पानी भरा था। उसका हाथ नीचे प्लेट को छू नहीं पाया। मैं कह रही हूँ ना कि वो लड़की नहीं है। अगर वो लड़की मेरे पास होती तो मैं खुद उसे शिवांश सिंघानिया के हवाले करके एक अच्छी खासी रकम वसूल कर लेती। गंगाबाई ने मुस्कुराकर कहा। एसपी गुस्से से गंगाबाई की ओर बढ़ा। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं तुम जैसी औरतों को। अगर वो लड़की कोठे पर तुम्हारे पास से निकली तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होगा गंगाबाई। और अगर तुम ये समझ रही हो कि हमें चकमा दे दोगी तो याद रखना, तुम पर हम लोगों की नज़र है। वो लड़की तुम्हारे किसी काम की नहीं। कहते हुए एसपी पलट गया और गंगाबाई के माथे पर बल पड़े। गंगाबाई को धमकाकर गया है, इसकी टांगें तो छत से लगवाऊंगी मैं, लेकिन अब उस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगी। आज ही इंतजाम करो उसका। फिलहाल तो उसे देश के बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन उसे दिल्ली भेजने का इंतजाम करो, रानी बाई के कोठे पर। और फिर 2 दिन के बाद उसे कपड़ों के ट्रंक के अंदर छुपाकर दिल्ली भेज दिया गया। चेकिंग में जो पुलिस अफसर थे वो गंगाबाई से रिश्वत ले चुका था और इस तरह मुस्कान मुंबई से दिल्ली पहुंच गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भाग आपको सुनकर यकीनन दुख हुआ होगा। शायद आपकी उम्मीद के अनुसार ये भाग नहीं था, लेकिन स्टोरी अच्छी है। एक बहुत बड़ी सीख हमारी आज की नई जनरेशन को दे रही है। और इस भाग को सुनने के बाद आप बिल्कुल भी सैड ना हो, क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग होगी। बस एक लास्ट पार्ट है जो कल अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों इसके कल आखिरी भाग के साथ।